हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने बात करी है ठोसों की, है ना। ठोसों की बात करी है, मतलब कि जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे, सॉलिड चीज़ें थे, इन सब की हमने मैकेनिक्स की बात करी कि किस तरह से फोर्स लगते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स चलते हैं, न्यूटन के नियम लगा दिए और मोमेंटम संवेग संरक्षण कर लिया और बाकी रोटेशन भी पढ़ लिया और बाकी सब चीज़ें हमने देख ली। लेकिन सारी की सारी बात जो हमने करी वो सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों के लिए करी, सॉलिड्स के लिए करी, ठीक है। कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये जो पदार्थ है ये सॉलिड नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अजाने अनजाने आपको भी ये चीज समझ में आ गई थी कि हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ सॉलिड की बात करने से हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सॉलिड्स तो है नहीं हमारे पास, तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, है ना। जो दूसरी चीजें हैं क्या उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीजें जो है वो क्या है, वो आपके पास है लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। तरल यांत्रिकी के नाम से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में चर्चा करेंगे। मेनली जो चर्चा हमारे पास होगी, जो मेनली हमारी चर्चा होगी, वो लिक्विड्स के बारे में होगी कि लिक्विड्स में जो आप जब मैकेनिक्स लगाओगे, लिक्विड की जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो किस तरह से उसमें दुर्घटनाएं घटेंगी, ठीक है। और क्या क्या फॉर्मूले आएंगे और कैसे सब चीजें होती हैं, कैसे जो जल है चलता है या कोई द्रव चलता है, ठीक है, कैसे गैस चलती है। गैसों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जो जब भी हम फ्लूइड की यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो हम ज्यादा चर्चा या ज्यादा इंफेसिस कर रहे होंगे लिक्विड्स के ऊपर, ठीक है। लिक्विड्स के ऊपर हम ज्यादा चर्चा करने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि हम बोलेंगे इसको तरल बोलेंगे, क्योंकि तरल के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, आपकी गैस भी आ जाती है और आपका लिक्विड भी आ जाता है। लेकिन जो हमारी चर्चा होगी, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, वो लिक्विड ज्यादा रहेगा, ठीक है। और हम गैसों के ऊपर कम चर्चा यहां पर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नया चैप्टर का नाम है तरल यांत्रिकी, ठीक है। क्या नाम है? तरल यांत्रिकी। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में? इसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। क्या क्या है ये? फ्लूइड्स है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस चैप्टर को फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, यहीं लिखो। क्या कहेंगे इसको हम? फ्लूइड मैकेनिक्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने के अंदर। इसके अंदर इतनी चीजें होती हैं, सब हम इंटरेस्टिंग चीजें ही पढ़ेंगे, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग चीजें तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते, हम पढ़ना भी नहीं चाहते अनइंटरेस्टिंग चीजें, तो हम इंटरेस्टिंग चीजें ही पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, फ्लूइड को हम देखते हैं। जब वर्ड देखते हैं हम, तो फ्लूइड का वर्ड का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब है हमारे पास, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस, ठीक है। लिक्विड और गैस हमने इसको बांट रखा है। लिक्विड और गैस में हमने इसको बांट रखा है, जिसको हम हिंदी में भी कहना चाहें तो द्रव, और ये गैस, तो गैस को गैस ही कह लो, ठीक है। इन नामों से हम जानेंगे। अच्छा, अभी जैसा मैंने बोला आपसे कि हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, हम हालांकि दोनों के बारे में चर्चा हमारी रहेगी, लिक्विड और गैस दोनों के बारे में चर्चा रहेगी, लेकिन ज्यादा जो हमारा इंफेसिस होगा वो लिक्विड्स के ऊपर रहेगा। लिक्विड्स में कैसे चीजें होती हैं, लिक्विड रुका रहेगा तो क्या चीजें हो रही हैं, लिक्विड चलेगा तो क्या चीजें हो रही हैं, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स या तरल यांत्रिकी को हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग है जहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारा लिक्विड है वो रुका हुआ है, और दूसरे भाग में हम तब बात करते हैं जब हमारा लिक्विड जो है चला हुआ है। जैसे कि हम चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं। आप तो आपने पढ़ा नहीं होगा, वैसे अगर आपने पढ़ रखा हो अभी, तो चार्ज की जब हम पढ़ते हैं तो चार्ज के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं उसको, जब हम चार्ज रुका हो। बाकी चीजें जब चार्ज चल रहा हो तो अलग अलग चैप्टर्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI, AC वगैरह, इन सब में हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमने इसको भी दो भाग में डिवाइड कर रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हमने दो भाग में बांट रखा है। क्या क्या है वो भाग? पहला भाग है आपका क्या है आपका पहला भाग? अरे हमें याद क्यों नहीं आ रहा? फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसको हम तरल स्थितिकी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा भाग है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसको हम तरल गतिकी कहें।
ठीक है, ये दो भागों में इसको बांट रखा है और हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं, है ना। यहां पर हम पढ़ेंगे जब हमारा फ्लूइड है या लिक्विड जो है वो रुका हुआ है, लिक्विड रुका हुआ है। और इधर हम पढ़ने वाले हैं जब लिक्विड चल रहा है, जब लिक्विड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी चीज चलती है या रुकी रहती है तो हम जानते हैं कि रुकना और चलना किसी के सापेक्ष होता है, ठीक है। ये सापेक्ष ये आपेक्षिक चीजें हैं, इनका भी कोई एब्सोल्यूट मतलब नहीं होता कि जब भी हम कहें कि कोई चीज चल रही है तो वो किसी ना किसी के सापेक्ष ही चल रही होगी, है ना। वो ये भी हो सकता है कि एक के सापेक्ष चल रही हो, दूसरे के सापेक्ष रुकी हो, तो ये सब चीजें हमें पता है ना। तो जब मैंने बोल रहा है कि ये रुका हुआ है और ये चल रहा है तो किसी के सापेक्ष चल रहा होगा या किसी के सापेक्ष रुका हुआ होगा, ठीक है। तो किसके सापेक्ष रुका हुआ है लिक्विड, ये लिक्विड किसके सापेक्ष रुका हुआ है, ये जो लिक्विड है कंटेनर के सापेक्ष रुका हुआ है, कंटेनर के सापेक्ष रुका हुआ है, कंटेनर के सापेक्ष रुका हुआ है, ठीक है। और हम कहें कि लिक्विड चल रहा है तो किसके सापेक्ष चल रहा है, कंटेनर के सापेक्ष चल रहा है। कंटेनर कहां से आ गया साहब, अब यहां पर कंटेनर कहां पहुंच गए हम, कंटेनर की बात कहां से आ गई। आज तक तो कभी कंटेनर की बात हुई नहीं, जितने सॉलिड्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, सर की बात कर ली, लेकिन कभी भी कंटेनर की बात नहीं की। तो कंटेनर की बात करना क्यों जरूरी है, कंटेनर की बात या ऐसी कोई वस्तु जिसके अंदर आपने फ्लूइड को भरा हुआ है वो कंटेनर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कंटेनर की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है जब भी हम फ्लूइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, क्या पानी को बिना कंटेनर के आप रख सकते हो। जैसे कि सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में एक ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक को उठा के कहीं भी रख दिया, क्यों, क्योंकि वो फैलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फैलाव नहीं है, ऐसा नहीं कि रख दिया और वो फैल गया, ठीक है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो आप लिक्विड को अगर बिना कंटेनर कहीं पर रखोगे तो वो फैल जाएगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये कंटेनर ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग डिजाइन के कंटेनर हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि हमारे पास जो होना चाहिए वो कंटेनर होना चाहिए, हमारे पास जो होना चाहिए वो कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब तरल स्थितिकी में हम क्या पढ़ेंगे, जब कंटेनर के सापेक्ष लिक्विड रुका हुआ हो। तो कंटेनर के सापेक्ष लिक्विड कैसे रुका हो सकता है ये भी देख लेते हैं। कंटेनर के सापेक्ष लिक्विड कैसे रुका हो सकता है, देख लीजिए आप इस तरह से कि आपका कंटेनर है, यहाँ तो एक तो मैंने बना ही दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेनर ही रुका हुआ है खुद, तो लिक्विड तो रुका हुआ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम देखें कंटेनर चल रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो लिक्विड है आप जानते हो कि इस तरह से थोड़ा सा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप जानते हो कि अभी ये टिल्ट हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी अभी भी ये लिक्विड जो है ये रुका हुआ है, किसके सापेक्ष, कंटेनर के सापेक्ष अभी भी लिक्विड रुका हुआ है। तो इसको हम कहां पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, यानी कि तरल स्थितिकी में इसको पढ़ेंगे। और बात करें तो मान लीजिए ये कंटेनर आपके पास है, किसी भी तरह का कंटेनर हो सकता है, इसको आप इस तरह से घुमा दो, इस एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट कर दो, ठीक है। घर में बाल्टी होती है, बाल्टी लो, बाल्टी को ऐसे 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 रोटेट कर दो। आप बाल्टी को जब रोटेट करोगे तो इसके अंदर जो पानी है या इसके अंदर जो भी चीज है वो कुछ इस तरह का शेप ले लेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कंटेनर के सापेक्ष जो है रुका रहेगा, अभी भी ये जो है कंटेनर के सापेक्ष रुका रहेगा। तो इसको कहां पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे स्थितिकी में। और बाकी जो बात की चीजें होती हैं जिसके अंदर आपका जो कंटेनर है, मान लीजिए पाइप है इस तरह का, इसके अंदर जो पानी है वो या कोई भी लिक्विड है वो बह रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बातें होंगी हम इसको कहां करेंगे, इसको हम तरल गतिकी में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, तरल स्थितिकी। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बचती है जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये स्टैटिक्स का पार्ट है लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट किसका है, ये स्टैटिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। चल देखते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात उसको नहीं है ना। तो इसको हम हटा देते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, तरल स्थितिकी, ठीक है। और चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बात की जाए। फ्लूइड स्टैटिक्स,
क्या होता है साहब फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब तो हमने समझ ही लिया इसके अंदर क्या होता है। इसको समझने के लिए बहुत छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका घनत्व, ठीक है, घनत्व क्या होता है, घनत्व, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वैसे आपको ऑलरेडी पता है, आप इतने पढ़ते हुए आए हैं, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं इनको अच्छे से। तो घनत्व का देख लेते हैं, घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो घनत्व का जो मतलब होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसकी डेफिनेशन होती है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज का मास अगर उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दिया जाए किसी मास को, ठीक है, तो उसका घनत्व मिलता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। कितना डेंस है, कितना घना है कोई मटेरियल, किससे पता चलेगा कि उसके कितनी वॉल्यूम में कितना मास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हमें यहाँ पर ये मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब घनत्व के अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग घनत्व होता है। इसके जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मात्रा क्या देखें तो इकाई क्या होगी इसकी, आप देख सकते हो इकाई जो हम यूज करेंगे वो केजी प्रति मीटर क्यूब भी हो सकती है। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, केजी प्रति लीटर भी हो सकती है, ग्राम प्रति लीटर, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे, उसका घनत्व अगर पता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, जिसका नाम है क्या, जल। जल का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम रो से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से सिंबल होता है रो, इस रो सिंबल से हम दिखाते हैं। तो जो पानी का जो घनत्व होता है वो रो इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, या फिर 1000 केजी, लगभग 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, आती है बात समझ में, है ना। अच्छा, कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं। 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में जो होता है आपका 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको चाहता हूं कि आप याद रखें, यानी कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया, 1000 लीटर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, और याद रखें आसानी से इनको, जब भी आपसे पूछे कोई तो बता दिया जाए। ये जल की हमने चर्चा करी कि जल जो होता है उसमें, जल में ये चीजें होती हैं, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। आती है बात समझ में। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं जो पहले से आप जानते हो। अच्छा, एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर हम इसको क्या कहें, इसका एक नाम होता है इसको हम, और होता है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना चाहते हो और आप उसको वाटर के, जल के सापेक्ष निकालते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी आपसे पूछा जाए तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, किसकी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यही होता है कि जहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला हो या रिलेटिव डेंसिटी बोला हो, वहां पे उसका कहने का मतलब यही है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया यहां से। अच्छा, ये हमारे पास मिल गया यहां से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक मैं आपसे पूछता हूँ इसका मात्रक क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस में आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, केजी में भी ले सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब में ले सकते थे, और इसका भी कितना आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो है एक विमाहीन, ये एक जो हमारे मात्रकहीन राशि बन जाएगी, विमाहीन मात्रकहीन ठीक है, एक राशि हमें मिल जाएगी। तो एग्जामिनर की मर्जी है, कैसे भी दे सकता है आपको, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। वो रिलेटिव डेंसिटी वो नहीं चाहता कि जो आपको डेटा दे रहा है उसके आगे यूनिट लगाए, आपको ऐसे बोल देगा कि किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 3 है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसने ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, आपने मान लिया कोई भी ऑयल ले लिया, उसने किसी तरह का एक ऑयल ले लिया, बोला कि एक ऑयल लिया है आपने
अपने एक्सपेरिमेंट में, और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो 3 के बराबर है, तो कहना क्या चाह रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो किसके बराबर है, इसका जो घनत्व है वो किसके बराबर है, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये कहना चाहता है कि इसकी डेंसिटी जो है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, चलिए, मुश्किल चीजें तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो आसान आसान चीजें ही पढ़ते चलते हैं। अच्छा, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो थोड़ा सा, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, बटे जल का घनत्व। ठीक है, आती है बात समझ में, है ना। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं, और आगे पढ़ा जाए और आगे चीजों को समझा जाना जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, छोटी छोटी चर्चाएं हम कर रहे हैं। अच्छा, अब फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वो पहले से थोड़ा सा आप उसके बारे में जानते भी हो, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं दाब या प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, दाब या प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, थोड़ी सी प्रेशर के ऊपर चर्चा की जाए, थोड़ी सी प्रेशर के ऊपर चर्चा की जाए। प्रेशर या दाब। ठीक है, क्या होता है प्रेशर या क्या होता है दाब, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि जो दाब होता है वो बनता ही क्यों है, प्रेशर बनता ही क्यों है। ये बनता ही क्यों है, प्रेशर बनता ही क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाए, इस बात को देखा जाए, तो देखते हैं कैसे बनता है, दाब बनता ही क्यों। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे, इसको देखते हैं हम गैसों के अनुसार। ठीक है, गैस के अनुसार समझना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो कोई भी एक गैस ले लेता हूं मैं और इसको इस कंटेनर में बंद कर देता हूं। ठीक है, ये गुब्बारा मान सकते हैं आप, ये गुब्बारा है आपके पास, और इस गुब्बारे के अंदर आपने इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसा गुब्बारा होगा, तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये गुब्बारा है, और इस गुब्बारे में आपने हीलियम गैस, मान लेते हैं कि हीलियम गैस को बंद कर रखा है। ठीक है, हीलियम गैस को आपने बंद कर रखा है, तो हीलियम गैस होती है गुब्बारा में भरी जाती है ताकि गुब्बारे उड़ जाए, इसलिए भरी जाती। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा होगा इसमें समझते हैं हम। आप जानते हो कि इसके अंदर जो हीलियम गैस है, इसके अंदर जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे अनगिनत, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये अनगिनत जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो खुद टकरा ही रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा इनका एक मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन उनके अंदर हमेशा रहता है टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो आपस में तो खुद टकरा ही रहे होंगे, और जो ये मॉलिक्यूल्स इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, या जो भी मॉलिक्यूल्स टकरा के इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स इसकी दीवार पर भी टकरा रहे होंगे, इसकी दीवार पर भी टकरा रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी दीवार को भी धक्का दे रहे होंगे और धकेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो धक्का दे रहे हैं और जो धकेल रहे हैं, इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स बन रहा है, यही फोर्स कारण बनता है किसका, दाब का। यही फोर्स किसका कारण बनता है, दाब का, है ना। यही फोर्स किसका कारण बनता है, दाब का। आती है बात समझ में। ये गैसों की बात हुई, गैसों के अंदर ऐसा होता है, गैसों के अंदर इस तरह से जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी टकराते रहते हैं, और जो गैस की जो दीवार होती है, जो गैस की दीवार, ये इस गुब्बारे की जो दीवार है, सतह है, जो इसका जो मेम्ब्रेन है, उससे भी टकरा रहे हैं। इस मेम्ब्रेन से टकराने की वजह से भी इसमें मेम्ब्रेन में टकराने की वजह से इसके अंदर दाब उत्पन्न हो रहा है या दाब बन रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी, गैसों। अब हम बात करें अगर लिक्विड्स की अगर हम बात करें, तो लिक्विड में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड हम पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ।
ठीक है। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ, है ना। तो हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो टकरा नहीं रहे, ना ही दीवार से टकरा रहे, ना ऐसा कुछ पैदा कर रहे हैं, ना कुछ दाब पैदा कर रहे हैं। तो जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर जो दाब क्रिएट हो रहा है, उनके अंदर जो प्रेशर आ रहा है, वो किस वजह से प्रेशर बन रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखें। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर मान लेते हैं कि इस कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ लिक्विड मैंने यहां पर इस कंटेनर में भर रखा है। ठीक है, अच्छा चलिए अच्छी बात है। अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास ये लिक्विड है, इसी लिक्विड का एक छोटा सा पार्ट मैंने उठाया, इसी लिक्विड का एक छोटा सा पार्ट मैंने उठाया। ठीक है, अब लिक्विड में से लिक्विड का पार्ट कैसे उठाओगे, थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा मानो आपके पास एक ठोस गोला है, एक ठोस गोले से अंदर से आपने एक गोला और निकाल लिया, मतलब उसके अंदर से काट के किसी मशीन से किसी तरीके से उसके अंदर से गोला निकाल लिया। तो आपके जो गोला निकलेगा, जो गोला आप बाहर निकालोगे वो भी ठोस ही होगा। ठीक है, उसी मटेरियल का बना होगा। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि हमारे पास पानी था, इस पानी के क्यूब में, क्योंकि रुका हुआ है सब जगह से, क्योंकि सब जगह रुका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पानी के क्यूब में से एक क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस पानी में से एक क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, बिल्कुल निकाल सकता हूं बाहर में, है ना। इमेजिन कर सकता हूं कि इस तरह से मैंने क्यूब बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इस क्यूब का मैं एफबीडी बनाना चाहता हूं। देखो जरा इसका एफबीडी हम बनाएं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या क्या होंगे। आप देखोगे ऊपर से पानी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला जो पानी है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला जो पानी है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर वाला पानी है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला पानी जो है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं F1 F2। ठीक है, या इसको कहते हैं कि ये आपका F1 है, ये F2 है। ठीक है, दिस इज F3, दिस इज F4। ठीक है, और आगे वाली सरफेस पे भी आ रहा होगा जिसको हम बोल देते हैं F5, और उधर से भी आ रहा होगा जिसको हम बोल देते हैं F6। इस तरह से इस वाले सरफेस पर भी आ रहा होगा जिसको हम बोल देते हैं F6। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कंडीशन हमने ये ली है कि ये जो क्यूब हमने लिया है ये रुका हुआ है, ये क्यूब हमने लिया है ये रुका हुआ है। अगर ये क्यूब रुका हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर सारे डायरेक्शन में फोर्स बराबर है, इसके ऊपर सभी दिशाओं का फोर्स बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होता तो सोचो कि रुका रहता, पानी रुका हुआ होता क्या? बिल्कुल पानी रुका हुआ नहीं होता, पानी चल रहा होता। मान लीजिए इधर का फोर्स ज्यादा हो गया, इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो पानी को बहा के ले जाएगा इस तरफ, लेकिन ये बह तो नहीं रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई बहाव नहीं है, रुका हुआ है, मतलब इधर सभी दिशाओं में फोर्स बैलेंस्ड। ठीक है, फोर्स बैलेंस्ड है, सभी दिशाओं में फोर्स बैलेंस। ठीक है, अच्छा सभी दिशाओं में फोर्स बैलेंस है तो क्या करें। अब हम यहां पर हमने लिखा ये बैलेंस कब हो सकता है, जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं F3 इज इक्वल्स टू F4। ठीक है, ये वाला फोर्स इसके बराबर हो, इसको हम क्या सॉरी ये वाला इधर आगे वाला फोर्स इसके बराबर हो, इस वाली सरफेस पे जो आ रहा है यहां बना रखा है मैंने F5 इज इक्वल्स टू F6, F5 इज इक्वल्स टू F6। ठीक है, अच्छा और ये ऊपर वाले फोर्स भी बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, ये F1 और F2 भी बैलेंस्ड हो। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से बैलेंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक इसके सेंटर ऑफ मास पर एक और फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं बोलूंगा mg। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा इस mg फोर्स। अच्छा, अगर इस m की बात करता हूं तो बेसिकली m को मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लीजिए कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये h है। ठीक है, इसके जो बेस का एरिया है वो कितना है, वो है a है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी a इंटू एच। ठीक है, इस क्यूब की जो क्यूब हमने निकाला है इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, a इंटू एच। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं इसका मास, तो मास हो जाएगा इसका रो इंटू वी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसका घनत्व और आयतन को मल्टीप्लाई करो तो मास मिलेगा आपको। क्या लिखते थे, रो इज इक्वल्स टू m बाय v। ठीक है, तो यहां से m कितना आ जाएगा, रो इंटू वी। तो रो कितना हो गया, रो तो रो है, आपने रो माना है इसको। ठीक है, और v की जगह आपने लिख दिया a इंटू एच। ठीक है, तो मास आपके पास क्या आ गया, मास यहां से आ गया रो इंटू एच। तो ये जो आपके पास mg मैंने लिखा था इसको कुछ
थोड़े से रो ए एच जी के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया, रो ए एच जी के रूप में मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि पानी कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रुका हुआ है, लिक्विड यहीं रुका है, ना ऊपर नीचे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, तो ना ऊपर नीचे जा रहा है, तो जो ये वर्टिकल वाले फोर्स हैं ये भी बैलेंस्ड होंगे, तो इनको बैलेंस कर देते हैं हम। F1 फोर्स किसके बराबर आएगा, F1 फोर्स विल बी इक्वल F1 प्लस mg इज इक्वल्स टू F2 फोर्स, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कि F2 माइनस F1 जो होगा वो mg के बराबर होगा, या हम लिख सकते हैं कि F2 माइनस F1 जो होगा वो रो ए एच इंटू जी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास आया है फोर्स, ये आया है हमारे पास फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है F1, ये क्या होगा, बेसिकली ये होगा प्रेशर फोर्स, ठीक है। जो पानी जो प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, या आप कह सकते हो कि फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, दोनों एक ही बात है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि F1 विल बी इक्वल टू P बटे A, अरे सॉरी P इंटू ए, P1 इंटू ए, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, इसको देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी दाब की, क्या डेफिनेशन है, प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि किसी एरिया पर, किसी एरिया ए पर अगर फोर्स लग रहा है F दाब लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस पर जो दाब लगेगा उसको हम बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A होता है, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से आपने देखा कि F1 किसके बराबर आ गया, P1A के बराबर, F1 किसके बराबर आ गया, P1A के बराबर, और F2 किसके बराबर आ गया, P2 इंटू A के बराबर, F2 किसके बराबर आ गया, P2 इंटू A के बराबर, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां से मिली है ना। चलो आ गया, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू रो ए एच जी। F2 कितना है, F2 है P2A माइनस P1A, F1 की जगह पर रखा, F2 की वैल्यू रखी, ये किसके बराबर हो गया, रो ए एच इंटू जी। देखिए आप A से A आप देखो कैंसिल हो जाएगा, या P2 माइनस P1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है। रो जी एच के बराबर आपके पास P2 माइनस P1 आ जाएगा। P2 माइनस P1 किसके बराबर आ गया, रो जी एच के बराबर आपके पास P2 माइनस P1 आ गया, है ना। आई बात समझ में, P2 माइनस P1 किसके बराबर आ गया, रो जी एच के बराबर आ गया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रो जी एच के बराबर इसके अंदर एक दाब क्रिएट हुआ है, रो जी एच के बराबर इसके अंदर एक दाब क्रिएट हुआ है, जो कि सीधे सीधे देखा जा रहा है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व बल के कारण ये बन रहा है, गुरुत्व बल के कारण दाब बन रहा है, ठीक है। गुरुत्व बल के कारण दाब बन रहा है, और ये गुरुत्व बल जो है ये एक एक्सटर्नल बाह्य बल है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल है, ठीक है, ये एक बाह्य बल है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी हम लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड के अंदर हमेशा ही जो फोर्स जनरेट, जो प्रेशर जनरेट होगा, जो प्रेशर बनेगा वो किसी बाह्य बल के कारण बनेगा, ठीक है। लिक्विड में लिख देता हूं लाइन, लिक्विड में दाब हमेशा किसी बाह्य बल के कारण ही बनेगा, किसी बाह्य बल के कारण बने, ठीक है। इंटरनल फोर्स की वजह से, जैसे कि हमने गैस की बात करी थी, गैस के अंदर जो इंटरनल जो आपस में टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनकी वजह से भी दाब बन रहा था। यहां पर वैसा कुछ भी नहीं होगा, यहां पे जो दाब बनेगा हमेशा ही किसी ना किसी बाह्य बल के कारण बनेगा। अगर बाह्य बल नहीं है तो कोई दाब लिक्विड के अंदर नहीं आएगा, जिसका हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ग्रेविटी फ्री स्पेस होता, ग्रेविटी फ्री जगह में आप होते तो आपको कोई दाब नहीं होता, ठीक है। F1 भी F2 के बराबर होता, तो ये जो H की वजह से, हाइट की वजह से जो दाब बन रहा है, हाइट की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर के अंदर, ठीक है, वो प्रेशर डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो, लेकिन यहाँ ग्रेविटी है तो यहाँ पर डिफरेंस आए, ठीक है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि P2 माइनस P1 जो है वो रो जी एच के बराबर आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है, हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि आपके पास कुछ परिस्थिति जो है वो ऐसी है। ये तो आपने एक एग्जाम्पल ले लिया,
ठीक है, कुछ परिस्थिति आपको जो दी है वो कुछ इस प्रकार से दी है कि यहाँ पर इस जगह पर आपको बोला है कि प्रेशर जो है वो पी नॉट है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कई बार होता है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो इस लिक्विड के ऊपर जो हवा है ये भी तो उसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी ना लिक्विड पे, ठीक है। तो मान लीजिए लिक्विड पे जो प्रेशर लग रहा है जो वो पी नॉट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से h हाइट नीचे हमें पता करना है। हमें बोला गया है कि इस पी नॉट से h हाइट नीचे या इस सतह से जहां पर भी आपको प्रेशर दिया है उस सतह से h हाइट नीचे आपको पता करना है कि कितना प्रेशर होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या लिखा, मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है P, इस P का मान आपको पता करना है, ठीक है। अब वहीं पर चले, हमने क्या लिखा था, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो GH। क्या लिखा था, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो GH, ठीक है। मुझे P2 की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, P, और P1 की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, P नॉट इज इक्वल्स टू रो GH, ठीक है। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो प्रेशर किसी पोजीशन P पर आएगा वो P नॉट प्लस रो GH के बराबर आएगा, जहां पर हमने P नॉट वो प्रेशर है जो कि सतह पर लिया है, बिल्कुल एकदम इसकी बाउंड्री पर लिया है, यहां पर हमने प्रेशर लिया है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो GH हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताइए कि किसी फ्लूइड में आप h हाइट नीचे जा रहे हो या h डेप्थ पे चलते जा रहे हो तो प्रेशर कैसे बदलेगा, तो आप बचोगे प्रेशर जो है वो जितना प्रेशर था उसके अंदर रो GH ऐड होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। इस चीज को हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखते हैं। अभी एक बहुत काम की चीज हमने यहां पर क्या सीखी है, एक बहुत काम की चीज हमने यहां पर यह सीखी है कि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किसी ना किसी बाह्य बल के कारण हो रहा है। प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो किसी ना किसी बाह्य बल के कारण ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। और यहां पर एक बाह्य बल हमने देखा जो कि mg है, वो तो हमेशा लगेगा ही जब भी हम हमारे पृथ्वी में काम कर रहे हैं या फिर हम कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में या ऑलमोस्ट हर केसेस में 99% केसेस में ये mg वाला फोर्स तो हमारे पास बाह्य बल की तरह काम करेगा जो कि रो GH प्रेशर डेवलप करेगा। आती है बात समझ में? लेकिन सिर्फ जरूरी तो नहीं है कि mg ही हो, और कोई भी तो फोर्स हो सकता है, ठीक है, और किसी तरह का बाह्य बल भी तो हो सकता है। तो जो बाह्य बल लग सकता है दूसरी तरह का, वो किस केस में लग सकता है, वो आपका त्वरित कंटेनर के केस में लग सकता है, हाँ के ना, त्वरित कंटेनर के केस में लग सकता है, जिसमें हमने बोला है कि a एक्सेलरेशन से आपने किसी कंटेनर को चलाना है, a एक्सेलरेशन से आपने किसी कंटेनर को चलाना है। तो देखो ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, और ये कुछ a एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, ये किसी a एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, ठीक है। आती है बात समझ में, है ना, ये एक्सेलरेशन से आपके पास चल रहा है, चलो बढ़िया। और इसके ऊपर आप देखोगे कि mg तो नीचे लगेगा ही सही, mg तो नीचे लगेगा ही सही। इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसके ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस आने वाला है वो कैसे आने वाला है ना, प्रेशर डिफरेंस देखना है हमें कैसे आने वाला है। ये मैंने कंटेनर लिया है और मैंने बोला है कि ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा लिक्विड ऊपर तक ये भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। खचाखच ये लिक्विड भरा हुआ है ना। अच्छा, इसको करके देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। ये कंटेनर जो है इसको हमने चला ही रखा है। अच्छा, मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं कि एक छोटा सा पार्ट, जैसे मैंने पहले क्यूब लिया था ना, वैसे अब मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक सिलिंड्रिकल छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया है इसी लिक्विड का अंदर, ठीक है, इसी लिक्विड में इसी लिक्विड का पार्ट कंसीडर किया है जिसकी जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया है L, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया है L, और इसका जो एरिया मैंने लिया है वो है A, ठीक है। इसको उठा के बाहर निकाल लेते हैं, इसको उठा के बाहर निकाल के देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बना ले, जूम भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ये सिलेंडर बाहर आ गया, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी L, और एरिया कितना है इसका, है ना। ये हमारे पास वैल्यूज है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ से इसके लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर लिक्विड की वजह से, और इधर से भी लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ कितना है P1, और इसको मैं कह देता हूँ कितना है P2, ठीक है। या कहता हूँ इसको कहता हूँ P2 और इसको कहता हूँ P1, ठीक है। ये वैल्यूज हमने ले ली है। अच्छा चलिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखना है, ऊपर नीचे से भी लगेगा, आप जानते हो सब जगह से इसके ऊपर लगेगा प्रेशर, वो बैलेंस हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये जो कंटेनर है वो आगे की तरफ त्वरित हो रहा है, इसलिए इसके पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इस पानी के ऊपर या इस लिक्विड के ऊपर, जो भी इसके अंदर हमने तेल भर रखा है, जो भर रखा है, इसके ऊपर हमने एक सूडो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि कंटेनर जो है ये आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे मान लो यहाँ हमने इसके ऊपर पहिए लगा दिए हैं और इस पहियों पर ये चल रहा है, ठीक है। पहियों से ये एक्सेलरेशन से इस
सरफेस पर चल रहा है ना। चलो तो आप देखोगे कि इसके ऊपर पीछे एक सूडो फोर्स यहाँ पर ma के बराबर, m इसका मास जो कि हमने ये पार्ट लिया है इसका मास हो जाएगा ma, है ना। इसके ऊपर आपने देखा कि ऐसे m एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, सॉरी नॉट P2 क्यों लिख दिया, F2 आएगा यहाँ पे, फोर्स F2 लग रहा होगा और फोर्स F1 लग रहा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू ए, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू ए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा और सजा के लिखें तो F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू इसका रो इंटू इसका एरिया इंटू लेंथ इंटू ए, ठीक है। क्या किया मैंने, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के रूप में लिख दिया, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, इसका एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम मुझे दे देगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको पहले से जाननी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमारे पास F2 माइनस F1 किसके बराबर आ गया, रो ए एल इंटू ए के बराबर, जहां पे छोटा ए त्वरण के बराबर है ना। अच्छा, अगर इस ए को मैं इधर ले आऊं नीचे तो मुझे क्या मिलेगा, F2 अपॉन ए माइनस F1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू रो ए इंटू एल, ठीक है, रो इंटू ए इंटू एल। F2 अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो ए एल, यानी कि P2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस रो ए एल, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो ए एल, ठीक है। वही जैसे रो जी एच का फॉर्मूला बना था PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, वैसा ही एक फॉर्मूला बन रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस, यहां पर जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो कौन से फोर्स की वजह से हुआ है, जो एक्सीलरेशन की वजह से एक सूडो फोर्स डेवलप हो रहा है, उस सूडो फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है। हम देख सकते, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी फोर्सेस डेवलप होंगे आपके पास, जितने भी फोर्सेस डेवलप होंगे या जितने भी प्रेशर डेवलप होंगे वो हमेशा बाह्य बलों के कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होंगे। तो यहां पर सूडो फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम किया, और जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हुआ इस सूडो फोर्स की वजह से वो रो ए एल के बराबर आया, वो रो ए एल के बराबर आया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर सूडो फोर्स की वजह से, सूडो फोर्स के कारण, सूडो बल के कारण ठीक है, लंबाई के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लंबाई के साथ एक दाब में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, दाब में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये दाब में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है ना। और उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे dp बटे dh, ठीक है। या फिर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो क्या आया था हमारे पास, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। इसको क्या, अगर मैं ऐसे P1 माइनस P2 लिखना चाहूँ तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस रो जी एच, ठीक है। आज छोटे छोटे चेंजेस के लिए हम अगर बात करते तो डीपी चेंज के लिए जो परिवर्तन आता वो होता DH, सॉरी L, क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, रो ए एल, ठीक है, माइनस रो ए एल, ठीक है। छोटे से की बात करता था रो ए डी एल, तो डीपी बटे डीएल बराबर माइनस रो इंटू ए के बराबर आ जाए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए पास एक आ गई है, ठीक है। कि अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में एक प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हमें, मुझे जो लंबाई के साथ जो परिवर्तन आ रहा है लंबाई में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। डीपी बटे डीएल जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये प्रेशर ग्रेडियंट निकाला है हमने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। लंबाई के साथ अगर परिवर्तन आया तो उसको ग्रेडियंट जो है काउंट किया जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना आ रहा है, डीपी बटे डीएल इज इक्वल्स टू माइनस रो इंटू ए, ठीक है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं
थोड़ा सा पीछे वापस चलें, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्व बल के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दाब में परिवर्तन जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। कितना आएगा इसका प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम dp बटे dh बोलेंगे, जो कि माइनस रो इंटू जी के बराबर आएगा। कैसे आएगा समझ गए होंगे आप वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, कितना आया था, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये वैल्यू हमारे पास आई थी, है ना। जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो P1 माइनस P2 होता है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू माइनस रो जी एच। ठीक है, छोटे छोटे की बात करें, छोटे से डीपी की बात करें, छोटे डीपी में जो परिवर्तन होगा वो छोटे से डीएच में परिवर्तन की वजह से आएगा, तो डीपी बटे डीएच किसके बराबर आ गया, माइनस रो इंटू जी के बराबर आ गया। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे पास और आ गया है। डीपी बटे डीएल भी हमने निकाल लिया, डीपी बटे डीएच भी हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो इसके ऊपर चर्चा होती रहेगी बाद में, आगे चलते हैं अभी और देखते हैं अभी जो हमने सीखा है उसका एप्लीकेशन कैसे, है ना। कुछ क्वेश्चंस करके देख लें, एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं, उदाहरण करके देखे जाए। देखो साहब, ये वही हमारा कंटेनर है जिसको हमने चलाया था, है ना। पहिए वहिए लगा लो इस पे और इसको आगे ए त्वरण से चला लो। इसमें खचाखच भरा हुआ है लिक्विड, खचाखच लिक्विड भरा है इसके अंदर। ठीक है, लिक्विड खचाखच भरा है, ऑब्वियसली उस पर ग्रेविटी तो लगी रहा होगा नीचे की तरफ, ये इसके पर ये कहानी आपको दी हुई है ना। डेंसिटी रो है इसकी लिक्विड की। अच्छा, और क्या है, आपको दिया हुआ है कि ये जो हाइट है ये h0 के बराबर है, ये h0 के बराबर है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये L0 के बराबर है, ये जो लेंथ है ये L0 के बराबर है। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर ये मान लेता हूं 0.1 है जिसका प्रेशर P1 है, जिसका प्रेशर P है। ठीक है, पॉइंट है इसका प्रेशर P है, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये नहीं है पॉइंट नंबर 1, नीचे मैंने चेंज कर दिया, और ये है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे पास हैं और हमें बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स पर क्या क्या प्रेशर आ रहा होगा, क्या क्या प्रेशर आ रहा होगा इन तीनों पॉइंट्स पर, ये हमें बताना है। थोड़ा सा आप ट्राई करें फिर हम आगे बढ़ें। एक 10 सेकंड का टाइम आप ले लीजिए, 10 सेकंड ट्राई कर लीजिए इसको, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इसको आगे करके देखते हैं, है ना। पॉज करके करा करो, पॉज कर लिया करो आप वीडियो को, फिर इसको ट्राई किया करो, है ना। मैं मान रहा हूँ कि आपने इसको कर लिया है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम कहाँ थे, यहाँ से स्टार्ट करें। हमें पता करना है 1 पे क्या प्रेशर है, 2 पे क्या प्रेशर है और 3 पर क्या प्रेशर है। तीनों पॉइंट्स पर हमें प्रेशर की बात करनी है। ठीक है, चल तो देखो जरा कितना प्रेशर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप P पर हो, ठीक है, तो आप कहाँ गए हो, वर्टिकल नीचे गए हो, तो वर्टिकल नीचे गए होगे तो जी की वजह से जो होगा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू, अगर P1 यहाँ का प्रेशर P1 बोलता हूँ तो इज इक्वल्स टू यहाँ P था प्लस H0 नीचे गए हो तो रो जी H0 के बराबर ये प्रेशर आपके पास आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू तो हमें मिल गई P प्लस रो जी H0। ठीक है, अब 2 पे चलना है, तो 2 पे जाने के लिए आप देखोगे कि आपको यहाँ L0 पीछे जाना पड़ेगा, और जब आप पीछे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, जब आप नीचे जाते हो या पीछे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है।
जब आप नीचे जाते हो तो ग्रेविटी की वजह से, और पीछे जाते हो तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्वियसली तो पीछे जाने प्रेशर बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। अच्छा, P2 की वैल्यू निकालें तो P2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस कितना आगे पीछे गए हैं L0, तो रो ए L0। ऑब्वियसली यहां पर P1 की वैल्यू रख सकता हूं मैं P प्लस रो जी H0 प्लस रो ए L0। ठीक है, ये P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। P3 की वैल्यू भी निकालते हैं। अब P3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम ऊपर जा सकते हैं या फिर यहां से हम पीछे जा सकते हैं डायरेक्टली, दोनों तरीके से निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ऊपर चले अगर हम, तो P3 की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, P2, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो रो जी H0 प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, रो जी H0 प्रेशर घट जाएगा। P2 की अगर वैल्यू रखो आप यहां से, तो आप देखोगे P प्लस रो जी H0 प्लस रो ए L0 माइनस रो जी H0। देखो ये कट गया, आपके पास क्या बचा, P3 का वैल्यू कितना बचा, P प्लस रो ए L0। ठीक है, ये तो हम दूसरे के पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 पर आए हैं। अगर हम डायरेक्टली P से पॉइंट नंबर 3 पर जाएं तो भी आंसर यही आना चाहिए। अगर डायरेक्टली इस पे इधर चाहें तो भी आंसर यही आना चाहिए। तो देख लेते हैं आंसर ये आ रहा है क्या। P3 की वैल्यू क्या होगी, पहले से प्रेशर कितना है यहाँ पर P, ठीक है, और प्रेशर डेवलप होगा वो कितना होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो त्वरण है उसकी वजह से होगा, त्वरण की वजह से कितना होगा, पीछे जा रहे हैं इसलिए बढ़ेगा रो ए L0। देखो दोनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर आ रही है, सेम आ रही है, तो किसी भी तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखा जाए। इस तरह से है आपके पास कंटेनर है ये इस तरह का, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक है, फ्लूइड भरा है इसमें। इस तरह से पूरा इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा यहाँ है आपका एरिया वेरिया, जरूरत पड़े तो ले लेना। यहाँ जो प्रेशर है इसको मान लेते हैं हम, कितना है P0। यहाँ प्रेशर कितना है P0 है ना। आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट मैंने आपको ये दिया है पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आपको दिया है ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर होंगे वो कितने कितने होंगे। ये जो लेंथ आपको दी है वो L1 दी है और ये जो लेंथ आपको दी है वो L2 दी है। ठीक है, ऑब्वियसली ये आगे चल रहा है विद एक्सेलरेशन A। ठीक है, किसी गाड़ी पे आपने रखा है इसको, किसी कंटेनर उसमें ट्रॉली में रखा है और ट्रॉली में उसको A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा रहे हैं। तो बता दें भाई क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज निकलनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से बता दें कैसे करेंगे इसको। आपको 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 और 2 पर क्या क्या प्रेशर होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, बताओ जल्दी से। कर लिया ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा चलिए, हमें जाना है पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 पे जाने का रास्ता क्या है भाई, कि हमें इतना तो नीचे जाना पड़ेगा और इतना पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे जाने के लिए प्रेशर लिख सकते हैं और पीछे जाने के लिए प्रेशर लिख सकते हैं। तो पहले नीचे जाओ फिर पीछे जाओ तो काम हो जाएगा। अच्छा, नीचे जाना पड़ेगा तो कितना नीचे जाना पड़ेगा, ये लेंथ नीचे जाना पड़ेगा। ये लेंथ कितनी है साहब, ये लेंथ है L1 cos θ1। ठीक है, अब L1 cos θ1 कैसे आया ये तो आपको पता होना चाहिए, और ये कितनी है L1 sin θ1। ठीक है, ये वैल्यूज हमें पता चल गई। अच्छा, अब नीचे कितना गए हैं L1 cos θ1, तो P1 प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, P0 में नीचे चले गए आप
कितना L1 cos थीटा 1, तो कितना बड़ा प्रेशर रो जी L1 cos थीटा 1, ठीक है। और पीछा कितना गए L1 sin थीटा 1, तो प्रेशर कितना बड़ा रो ए L1 sin थीटा 1। ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, ये तो आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, P1 की। वन लाइन आंसर है ना, वन लाइन आंसर। अच्छा अब बात करने हैं P2 की। P2 की बात करनी है हमें, तो P2 को निकालना पड़ेगा। तो P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट से चलेंगे P0 से। नीचे आए हैं L1 cos थीटा 1, पीछे आए हैं L1 sin थीटा 1, ठीक है। और पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, L1 sin थीटा, सॉरी कितना है L2 है ना, L2 sin थीटा 2, और फिर ऊपर जाना पड़ेगा कितना, L2 cos थीटा 2, ठीक है। आती है बात समझ में, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से चलो P0 नीचे गए कितना, रो जी L1 cos थीटा 1, ठीक है। पीछे गए कितना, रो ए L1 sin थीटा 1, और कितना पीछे गए, फिर आगे और पीछे गए हैं, तो रो ए L2 sin थीटा 2, ठीक है। फिर ऊपर गए हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे जाने में प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने में प्रेशर डिक्रीज होता है। कितना नीचे ऊपर गए हैं, माइनस कर दिया, रो जी L2 cos थीटा, ठीक है। जब हम पीछे जा रहे हैं तो ए का इफेक्ट ले रहे हैं, एक्सेलरेशन का इफेक्ट ले रहे हैं, जो सूडो फोर्स लगेगा उसका इफेक्ट ले रहे हैं। और जब हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हम किसका इफेक्ट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ग्रेविटेशन का इफेक्ट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, P0 प्लस, इसको अरेंज करके लिख लें, रो जी L1 cos थीटा 1 माइनस L2 cos थीटा 2 प्लस रो ए कॉमन L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2, ठीक है। आ गए हमारे पास ये वैल्यू, ये इस तरह से हम इसका प्रेशर निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से छोटे मोटे प्यारे प्यारे सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, थे करने को तो आपको आसानी से ये छोटी मोटी चीजें आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रेशर के बारे में चर्चा करी है, प्रेशर सीखा है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे चर्चाओं को, फ्लूइड के आगे बातें करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।